गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के भूगोल में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपवाह की। लेकिन राजस्थान के अपवाह की बात करने से पूर्व हम बात करेंगे अपवाह तंत्र के तात्पर्य की। अपवाह का क्या तात्पर्य है, अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं, इन समस्त संदर्भों को पहले समझना ज़रूरी है। इसीलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि नदी अथवा धारा क्या होता है। एक नदी सरफेस वाटर यानी कि धरातलीय जल जो कि हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की ओर प्रवाहित होने वाला जल गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है, उसे नदी या धारा कहते हैं। ये सरफेस वाटर का यानी धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत है। देखिए, जब हम अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं, अपवाह बेसिन की बात करते हैं, तो नदी इसमें मुख्य जो संदर्भ आपको समझना आवश्यक है, एक तो इसमें है मुख्य नदी, और इस मुख्य धारा, इस मुख्य नदी में अपना जल डालने वाली सहायक नदियाँ जिन्हें हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। वो समस्त नदियाँ जो कि आसपास के क्षेत्र से अपना जल इस नदी में डालती हैं, इस संपूर्ण क्षेत्र को ड्रेनेज बेसिन की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि ये मुख्य नदी जो कि प्रवाहित हो रही है और इसमें उच्चस्थ भाग से ये सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज जिनकी संज्ञा दी गई है, ये ट्रिब्यूटरीज अपना जल इसमें लाकर डाल रही हैं। और ये समस्त क्षेत्र, इस नदी का जो समस्त क्षेत्र है जो कि मुख्य अथवा सहायक नदियों द्वारा आच्छादित है, उसे नदी बेसिन या अपवाह बेसिन की संज्ञा दी जाती है। इन बेसिन की बाउंड्रीज यानी कि ये उच्चस्थ भाग जहाँ से सहायक नदियाँ निकल रही हैं, देख सकते हैं आप, इन्हें वाटरशेड या जल विभाजक की संज्ञा दी जाती है। तो ये मुख्य टर्म्स आप समझ लीजिए इस स्लाइड से जो आपको ज्ञात हुए हैं। एक तो मुख्य नदी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, जिसमें कई सहायक नदियाँ लाकर अपना जल सम्मिलित कर रही हैं। सहायक नदियाँ जो कि मुख्य नदी में अपना जल लाकर सम्मिलित करती हैं, और वो समस्त क्षेत्र, भूमि का वो भाग जहाँ पर मुख्य और सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसे अपवाह बेसिन की संज्ञा दी जाती है। और इनकी जो बाउंड्रीज, अपवाह बेसिन की जो बाउंड्रीज हैं, उन्हें वाटरशेड की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर भी साइड की स्लाइड में भी यही बताया है। ड्रेनेज बेसिन, the area drained by a single river system and main river and tributaries, or water divide elevated area or an upland area that separates two drainage basin। दो अपवाह, इस प्रकार ये दो अपवाह, क्योंकि ये उच्चस्थ बाउंड्री है तो हो सकता है इस बाउंड्री के दूसरी तरफ दूसरी अपवाह तंत्र हो, इसीलिए दो अपवाह तंत्र को ये विभक्त करने का कार्य करता है। आगे यही वाटरशेड, ड्रेनेज बेसिन, ट्रिब्यूटरीज, एक शब्द है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज का तात्पर्य है जहाँ पर नदी अपने अंतिम बिंदु यानी डेल्टा, समुद्री भाग में जाकर के समाहित होती है, वहाँ वो कई अवसाद जमा करती है, मलबा जमा करती है, और इस मलबे के कारण नदी का जल एक धारा में न होकर कई धाराओं में बट जाता है, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिकाएँ कहा जाता है। तो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों में अंतर है। ट्रिब्यूटरीज प्रारंभ में ओरिजिन पर मुख्य नदी के आसपास के क्षेत्र से उत्पन्न होकर उस मुख्य नदी में अपना जल समाहित करती है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज जहाँ पर मुख्य नदी अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच रही है और अवसाद इतना जमा करा है, डिपॉजिट्स इतने हैं कि उस डिपॉजिट्स के कारण वो एक धारा में प्रवाहित नहीं हो पाती, अपितु कई धाराओं में वितरित हो जाती है। उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिकाएं कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण टर्म है रिवर सोर्स। रिवर सोर्स का मतलब है
वह स्थान जहाँ से नदी प्रारंभ होती है, ऑरिजिन होती है। और रिवर माउथ, प्लेस वेयर द रिवर मीट्स द सी और ओशन और रिवर एंड्स, जहाँ पर नदी समाप्त होती है उसे कहा जाता है रिवर माउथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये पूरा वाटरशेड है जो इस ड्रेनेज बेसिन की अंतिम बाउंड्री है। इस पूरे ये बीच का हिस्सा पूरा ड्रेनेज बेसिन है। रिवर सोर्स जहाँ से नदी निकल रही है, इस मुख्य नदी की अन्य ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ, मेन रिवर और इसका डेल्टा में प्रस्थान, और यहाँ पर कई भागों में शाखाओं में विभाजित हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब एक महत्वपूर्ण विषय है जो आप फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम जब ड्रेनेज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका परिचय आपको होना बहुत ज़रूरी है। रिवर कोई भी 3 स्टेजेस में प्रवाहित होती है। यूथ स्टेज, यंग स्टेज, युवावस्था, मैच्योरिटी, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था जिसमें नदी पहाड़ों से उद्भूत होती है और चूंकि उच्चस्थ भाग से निकलती है तो पर्याप्त इसमें डायनामिज्म यानी गति बहुत ज़्यादा, गत्यात्मकता होती है, और गत्यात्मकता के कारण इसकी इरोजन यानी कटाव, अपर्दन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लंबवत अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है ये पहली स्टेज में। इसीलिए वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, ये जो सब आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो ज़्यादा बनते हैं। सेकेंड स्टेज में, मिड मैच्योरिटी स्टेज में, इसकी चूँकि ये अब पहाड़ से निकल करके धीरे धीरे मैदानी भाग की ओर आती है, मैदानी भाग की ओर आती है तो ये एक सीधा कोर्स अडॉप्ट नहीं कर पाती, अपितु सर्पाकार में प्रवाहित होती है। और अब इसमें लंबवत अपर्दन की बजाय क्षैतिज अपर्दन यानी अपने किनारों के अपर्दन की क्षमता बढ़ जाती है। इस सर्पाकार आकृति को मियांडर कहा जाता है। और वृद्धावस्था जिसमें नदी का इरोजन यानी कटाव की क्षमता नगण्य हो जाती है और सिर्फ जितने भी ये मलबा, कटाव, कटे हुए पदार्थ अपने साथ लेकर आ रही है उन सब पदार्थों को अपने साथ जमा करती है लास्ट स्टेज में, ओल्ड स्टेज में। इस स्टेज में डेल्टा का निर्माण होना, फ्लड प्लेन बनना, एस्चुरी बनना, ऑक्सबो, ये सारे इस थर्ड स्टेज में देखने वाले परिवर्तन होते हैं। इन अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग स्थलाकृति मतलब स्थल की बनी हुई आकृति, चाहे वो अपर्दन के कारकों द्वारा अपर्दन के कारण बने अथवा निक्षेपात्मक मतलब मलबा जमा होने के कारण अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती है। ये एक और पिक्चर जो कि नदी के कोर्स को ये दिखाता है। पहाड़ी भाग पर ये अपर कोर्स है, फर्स्ट स्टेज है, फिर इसके बाद इसकी मैच्योर स्टेज है, और थर्ड स्टेज जहाँ पर ये ओशन में मिल रही है, रिवर माउथ में, और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं यहाँ पर, और डेल्टा का निर्माण हो रहा है। रिवर कैचमेंट एरिया, इसे रिवर कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है। ये एक और पिक्चर, सेम पिक्चर जिसमें अलग अलग इसको पूरा टर्मिनोलॉजी को दिखाया गया है। यहाँ एक अलग वर्ड आया है, कन्फ्लुएंस, संगम, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं उसे कहा जाता है संगम। एक जितने शब्द हमने देखे हैं, टर्मिनोलॉजी जितनी हमने देखी है, शब्दावली जो हमने देखी है भौगोलिक, उनमें एक शब्द है कन्फ्लुएंस, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं उसे कहा जाता है संगम। ड्रेनेज पैटर्न यानी कि अपवाह प्रतिरूप, वह अरेंजमेंट जो कि नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण मैप में, मानचित्र में जो दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, उसे अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ज़्यादातर जो नदियां हैं वो एक्यूट एंगल पर V या Y के शेप में बनती हैं। इस आधार पर वृक्षाकार, जब अगर आकृति, देखिए इसमें आपको सारी पिक्चर्स में सारे पैटर्न्स दिखाए गए हैं, आप मैप में इस चीज़ को देख सकते हैं। हर एक नदी अलग अलग प्रकार से प्रवाहित होती है और वो डिपेंड करता है वहाँ के रॉक फॉर्मेशन पर, वहाँ की जो चट्टानों की संरचना पर। रेडियल पैटर्न जिसमें स्ट्रीम डाइवर्ज हो जाती हैं बाहर की ओर, केंद्र से निकल करके बाहर की ओर डाइवर्ज हो जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं। रेक्टेंगल जिसमें 90 डिग्री के एंगल पर सारी स्ट्रीम्स 90 डिग्री के राइट एंगल पर मिलती हैं। ट्रेलिस जिसमें शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पर छोटी ट्रिब्यूटरीज आपस में मिलती हैं। यहाँ पर इनका अंतर आप पिक्चर में देख सकते हैं, डायग्राम्स में। इसमें पूरे वृक्ष की आकृति है, इसमें रेडियल अरीय जिसे कहा जाता है, ये आयताकार है, और ये जालीय, छोटी छोटी इसमें ट्रिब्यूटरीज सम्मिलित होती हैं।
अब रिवर के टाइप्स की अगर हम बात करें तो रिवर मुख्य रूप से क्लाइमेट और उनकी विशेषताओं के आधार पर, जो कि वर्षण और वाष्पीकरण के आधार पर विभाजित की जा सकती हैं। इनके 4 प्रकार हैं: पेरेनियल, परमानेंट यानी स्थायी, पूरे वर्ष प्रवाहित होने वाली; पीरियोडिक या नॉन पेरिडियल, कुछ विशेष समय में प्रवाहित होने वाली; एपिसोडिक या किसी विशेष धारा किसी विशेष समय में; और एक्सोटिक रिवर्स। ये इनके अलग अलग प्रकार हैं। इनका मीनिंग अगर हम देखें, इनका तात्पर्य देखें, पेरेनियल रिवर्स वो नदियाँ जो कि इंडिया के नदर्न पार्ट में और ज़्यादातर स्नो मेल्टिंग की वजह से, यानी कि बर्फ़ के पिघलने के कारण पूरे साल प्रवाहित होती हैं। दूसरा है पीरियोडिक, जो कि रेनी सीजन में प्रवाहित होती हैं, जब वर्षा है तभी इनमें पानी आता है, और ड्राई सीजन में वाटर टेबल जो है, जल का स्तर नीचा हो जाता है। एपिसोडिक, जब बहुत हेवी रेनफॉल होती है तब कभी यहाँ पर ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और सब कुछ परमानेंट पूल्स, जहाँ पर वाटर टेबल जो है वो बहुत नीचे पाई जाती है। डेजर्ट रीजन में खास तौर से वाटर का सोर्स का प्रमुख माध्यम है। एक्सोटिक स्ट्रीम वो है जो कि ह्यूमिड रीजन से ओरिजिन होकर के एरिड एनवायरनमेंट तक, यानी कि शुष्क वातावरण तक प्रवाहित होती हैं। इनमें नील नदी और कोलोराडो नदी, नील जैसा कि आप जानते हैं अफ्रीका की नदी है, और कोलोराडो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की नदी है, ये प्रवाहित होती हैं। ड्रेनेज पैटर्न इनके इस आधार पर देखिए, हालांकि यद्यपि आपके कोर्स में नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी मैं कि ये प्रतिरूप अगर देखा जाए तो डिस्कॉर्डेंट, यानी कि जो रॉक फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जो चट्टानों की संरचना के अनुरूप नहीं होता है, वो डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज कहलाता है। सुपर इम्पोज्ड, अध्यारोपित, जब कोई भाग अपलिफ्ट हो गया है तो भी वो उसी रूप में उसके ऊपर से प्रवाहित हो रही नदी है। एंटीसीडेंट, जो पहले से कोई भी स्थान अगर अपलिफ्ट हुआ है लेकिन वो फिर भी उसी रूप में प्रवाहित हो रही है तो उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। कॉन्कॉर्डेंट, जो कि स्थल की संरचना ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, उन्हें कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। कंसिक्वेंट, जो कि ढाल, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट कंसिक्वेंट इनिशियल टोपोग्राफी, जैसे प्रारंभिक टोपोग्राफी है उसके अनुरूप इनका सिस्टम बना रहता है। इसी तरह से ऑब्सिक्वेंट, वो रिवर है जो कि मुख्य नदी के विपरीत दिशा से आकर के इसमें मिलती है, मास्टर कंसिक्वेंट के ऑपोजिट दिशा से आकर के मिल रही है। सब्सिक्वेंट वो नदी है जो कि ढाल की संरचना के अनुरूप मास्टर कंसिक्वेंट में आकर के इसमें मिल जाती है, उसी की दिशा में अनुरूप, पर इसका वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, जबकि ऑब्सिक्वेंट, जहाँ पर ढाल अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ है तो वो दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होकर के उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर के उससे मिल रही है। और इस तरह से रिसिक्वेंट का डायरेक्शन कंसिक्वेंट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति नवोन्मेष के कारण होती है। ये सारे कंसेप्ट हालांकि आप फिजिकल ज्योग्राफी में और डेप्थ में पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल में। तो ये ड्रेनेज पैटर्न, आशा करती हूँ, नदी क्या है, अपवाह प्रतिरूप क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, और मुख्य नदी, सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, राजस्थान में क्या ड्रेनेज की स्थिति है, क्या अपवाह प्रतिरूप है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।